हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही फाड़ू लेवल पे, एकदम पीक लेवल पे होगी। तो जैसा कि आपको पता है, जो करंट अफेयर की हमारी वीकली सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत जो टॉपिक आज डिस्कस किए गए थे, जो लेक्चर मैंने वीक 4 अगस्त 2024, है ना, अगस्त 2024 के चौथे सप्ताह के जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दिया है। और वो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। उन्हीं वीडियो के जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फ्रेम करके दिए विद आंसर्स 15, 50 और 100 शब्दों में। ठीक है, जैसा कि हर वीडियो के अंदर कर रहे हैं, उसी तरीके का ये पैटर्न यहाँ पे भी किया है। और उस लेक्चर का जो लिंक है, वो मैं इस वीडियो के इस वाले लेक्चर में, क्वेश्चन आंसर वाले में, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके देख सकते हैं। मेरा सजेशन हमेशा की तरह यही रहेगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, उसके बाद इस स्लाइड पर आएँ, यहाँ इस वाली वीडियो के अंदर आएँ। पहले आप लेक्चर को पॉज करें, इन क्वेश्चंस का खुद से आंसर करें और फिर इन मॉडल आंसर्स के साथ आप मैच करें, और जहां आप में कमी रह रही है, जो लैकुना रह रहा है, उसको आप अपना सुधार करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इसरो द्वारा जो प्रेक्षित EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 उपग्रह है, उसके दो प्रमुख पेलोड के नाम कौन से हैं। और वहाँ पर कितने प्रमुख बताए हैं, 3 पेलोड बताए हैं, इनमें से यहाँ 2 पूछे हैं। तो 2 कौन कौन से, एक तो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और दूसरा है GNSSR। GNS मतलब आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में सिरेमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो उद्देश्य है वो ये है कि वैश्विक मानकों का पालन करते हुए सिरेमिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। ये मैंने डिटेल में वहाँ डिस्कस किया है। अग्निमेन किसे कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निमेन किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जो थे, उनको अग्निमेन कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अगली मिसाइलों को पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। क्यों का भी पूछा है ना। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान का जो कंपोनेंट बी है। इसके 3 कंपोनेंट है जो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है। अगर वो नहीं देखा था, वो लेक्चर जाके देखिए, उसमें पूरा डिटेल में ये पीएम कुसुम स्कीम जो है वो डिस्कस करी है। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत किसानों को कितना अनुदान मिलता है। तो किसानों को देखो, इसमें 60% अनुदान मिलता है। ठीक है, जितने का आपका ऊर्जा पंप होगा ना, सौर ऊर्जा पंप जो होगा, जितना उसका जो कॉस्ट होगी, उसमें 60% अनुदान मिलता है। 30% तो देता है केंद्र, 30% देता है राज्य। अब बचा 40%। 40% के अंदर भी क्या होता है कि 30% का आपको बैंक से लोन हो जाता है। ठीक है, और किसान को अपनी जेब से देना होता है 10%। यानी पूरे प्रोजेक्ट का अल्टीमेटली कितना ही देना है आपको, 10% ही देना है, और ये आपकी लोनिंग हो जाएगी, ये आपको रीफाइनेंस हो जाएगा बाद में, है ना। इसमें रियायती दर पर लोन मिलता है ताकि आप सोलर प्लेटें और सोलर कनेक्शन ले पाएँ। और 30% तो जो जितनी, अगर मान लो लाख रुपए का है तो 30,000 तो केंद्र सरकार दे देगी, 30,000 राज्य सरकार देगी। आपको भरना है 40,000, 40,000 में 30,000 का गवर्नमेंट लोन करवाएगी, और आपको भरना है 10,000। यानी अल्टीमेटली एक मौके पे आपको सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं। ये आपकी पीएम कुसुम स्कीम थी, कंपोनेंट बी। इसके अलावा इसमें ए और सी 2 कंपोनेंट और हैं, वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, आप वो लेक्चर जाके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है ये आपके 5 अंक और 50 शब्द वाले क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की साइबर अपराध संधि के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्य बताने हैं, और इसे लागू करने हेतु क्या आवश्यक है। तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं साइबर अपराध से लड़ने हेतु डेटा साझाकरण और तकनीकी सहायता सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तंत्र स्थापित करना। ठीक है, दूसरा क्या है, लागू करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 40 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन की आवश्यकता है। ठीक है, और संधि सीमा पार निगरानी और मानवाधिकारों के हनन की चिंताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में लखपति दीदी योजना के प्रमुख लक्ष्य और प्रशिक्षण क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये लखपति दीदी योजना अपन ने कल भी डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में भी, और आज भी ये थी, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस स्कीम को आप अच्छे से जान रहे होंगे। राजीविका के थ्रू, SHG के थ्रू जो है वो ड्रोन दीदी और वो सब जो बन रहा है वो लखपति दीदी के थ्रू है। यानी जिस SHG महिला की, जिस SHG समूह की जिस महिला सदस्य की 1 लाख रुपए वार्षिक आय हो जाती है, वो लखपति दीदी कहलाती है। तो राजस्थान में इसका लक्ष्य क्या है, इसी लखपति दीदी योजना का। तो लक्ष्य क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि स्वरोजगार की योजना है। इसमें 3 वर्षों में राजस्थान के अंदर 11.27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है, यानी ये टारगेट है हमारा। ठीक है, इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसका, ड्रोन संचालन का, LED बल्ब बनाने का, प्लम्बिंग का, इस प्रकार के क्वेश्चन। और 50 तरीके के ट्रेड हैं, जिसमें से ये कोई सा भी एक ट्रेड महिला अपना इच्छा से चूज कर सकती है, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेके और अपना
बिजनेस कर सकती है। ठीक है, 50 पाठ्यक्रम है। प्रथम चरण में 1.34 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। 3 साल में करनी कितनी है? 11.27 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख खतरे क्या हैं और इसके क्या प्रभाव है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपको एज इट इज़, आपके मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो खतरे क्या हैं? देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला के अवैध खनन है, एक तो वनों की कटाई, मानवीय अतिक्रमण, ये तो है गंभीर खतरे। इसके प्रभाव क्या होगा? इन खतरों का प्रभाव क्या होगा? पर्यावरण क्षरण, भूजल भंडार में कमी, वनस्पति व मिट्टी का आवरण का नुकसान, यानी ऊपर की जो ह्यूमस होता है ज़मीन के ऊपर का, जो वो लेयर खत्म हो जाएगी, है ना, क्षरण होने से। ठीक है, और जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके अपने नोट्स के अंदर लिख लें, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा यूक्रेन को उपहार में दिए गए भीष्म क्यूब की जो सचल अस्पताल है, पोर्टेबल अस्पताल, वो उसकी क्या विशेषता है? वो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड जो मॉडल आंसर है उसमें क्या लिखा है कि एक तो इसकी विशेषता है तेज़ी से तैनात किया जा सकने वाला ये अस्पताल है, सचल अस्पताल, यानी सचल मतलब हो गया पोर्टेबल। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है? इसमें आवश्यक दवाएं, उपकरण, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स, उसको घनाकार बक्से में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें हवा, समुद्र, जमीन या ड्रोन से कहीं भी ले जाया जा सकता है। और जो गवर्नमेंट इनको, जो अपने पड़ोसी देशों के साथ जहाँ पर मानवता का संघर्ष चल रहा है या मानवीय पहलुओं पर खतरा महसूस होता है, वहाँ जो से अपनी तरफ से जो राहत कार्य करती है भारत सरकार, वो कौन से मिशन के तहत करती है? आरोग्य मैत्री कार्यक्रम के तहत करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे उस स्लाइड्स में से। ठीक है, और अपने नोट्स में लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गए आपके 10 अंक और 100 शब्दों वाले बड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा ऋणों में एनपीए के संदर्भ में सरकार की चिंताएं क्या है? ठीक है, मुद्रा के अंदर जो एनपीए है उसमें सरकार की चिंता क्या है और प्रस्तावित जो नए दिशा निर्देश दिए हैं वो क्या है? तो चिंता क्या है कि भाई 2015 में जब से स्कीम लॉन्च हुई है, तब 2015 में 41.16 करोड़ थी इसका एनपीए, जो 2021-22 के अंदर 66.8 करोड़ हो गया, यानी 36.61% की दर से ये बढ़ गया। इसके वृद्धि के जो कारण है वो क्या है? सांपार्श्विक की कमी, सांपार्श्विक यानी कोलेट्रल की कमी, संभावित दुरुपयोग, जो लोन लिया जाता है उसका दुरुपयोग, अपर्याप्त निगरानी। ठीक है, सरकार ने क्या करा था, 2024-25 का जो बजट था उस लास्ट ईयर, उसमें दिशा निर्देश प्रस्तावित किए थे ताकि एनपीए ना हो। क्या थे कि एक तो ऋण की स्वीकृति से पहले उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और पृष्ठभूमि की जांच हो, यानी बैकग्राउंड की इसकी जांच हो, संपूर्ण केवाईसी हो, व्यावसायिक व्यवहार्यता की जांच हो, और पारदर्शी प्रक्रियाएं और कड़ी निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में 10 अंक वाले में कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी क्यों है? इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, बताओ। ठीक है, आपको पता ही होगा 142 गीगावाट की जो हमारे यहाँ कैपेसिटी है ना, 22% रेडिएशन और वो सब। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलों का उल्लेख करें 100 शब्दों के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान में प्रचुर सौर विकिरण कारण अग्रणी क्यों है? कारण बताएं। एक तो सौर विकिरण प्रचुर, विशाल बंजर भूमि की उपलब्धता इसे सौर ऊर्जा उत्पादन में आदर्श बनाती है। इससे क्या होता है, स्थापित सौर की जो है वो स्थापित क्षमता में ये अग्रणी है। केंद्र सरकार की स्कीम पीएम सूर्यघर योजना, ठीक है, जो रूफटॉप पर प्रतिष्ठानों पर क्या करती है, सोलर प्लांट लगाती है। इसके अलावा राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि हर जो सालाना 1700 लाख यूनिट जो है उनको बचाना है। पीएम कुसुम योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, जिसमें अभी अपने डिस्कस किया है 30-30+40, है ना, जो उसमें स्कीम में पैसे मिलते हैं। सौर पंपों पर 60% अनुदान और SC/ST को 45,000 का अतिरिक्त अनुदान भी पीएम कुसुम में मिलता है। ठीक है, इन पहलों के उद्देश्य बिजली बिल को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और 2030 तक भारत की 50% मांग जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन से पूरी करनी है। किसकी? बिजली की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो भी मैंने एक आज नई चीज़ करी है कि जैसे एक ही क्वेश्चन को, अगर वही क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर से जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि जो एक ही क्वेश्चन है वो पहले तो जैसे ये होता था कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर 2 नंबर में आते थे, तो कोई एक क्वेश्चन आपका तीनों तरीके से अगर आंसर करना पड़ जाए तो किस तरीके से करना है। जैसे क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि उपज के नुकसान के प्रमुख कारण क्या है, तो 15 शब्दों में इसका आंसर क्या होगा कि अपर्याप्त भंडारण की सुविधाएं, यानी स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण की कमी है, ठीक है, यानी फूड प्रोसेसिंग की जो है वो कमी है, और कुशल परिवहन की कमी है, यानी जो एफिशिएंट जो आपका लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है, जो स्कीम है, सॉरी जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी कमी है। इस कारण से कृषि उपज का जो है वो नुकसान होता है राजस्थान में। ये तो था 15 शब्द में, देखिए टू द पॉइंट बात लिखी है। अब इसी को एक्सटेंड करना हो 50 शब्द में, तो देखो राजस्थान में क्वेश्चन वही है कि राजस्थान में कृषि उपज के नुकसान के प्रमुख कारण क्या हैं। तो राजस्थान में कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा कटाई के बाद बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसके मुख्य कारणों में आधुनिक और पर्याप्त भंडारण की सुविधाओं की कमी, यानी वही पॉइंट आ गया भंडारण वाला। ठीक है, प्रसंस्करण उद्योग का अभाव,
ये आ गया सेकंड। ठीक है, थर्ड क्या है, कुशल परिवहन की कमी, ये आ गया कुशल परिवहन की कमी। और एक पॉइंट और ऐड कर दिया, क्या, मूल्यवर्धन, यानी वैल्यू एडिशन नहीं है। ठीक है, खेतों से बाजार तक कुशल परिवहन, वो जो बताया ही मैंने। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आपको 100 वर्ड में आंसर करना हो तो, ठीक है, तो क्या होगा, राजस्थान में कृषि उपज के नुकसान के महत्वपूर्ण कारण है। सबसे प्रमुख कारण राज्य में पर्याप्त और आधुनिक भंडारण की सुविधाओं की कमी। ठीक है, वो पहला पॉइंट आ गया, जिसके चलते अनाज और बाग, अब यहाँ मैंने इफेक्ट बता दिया, क्या हो गया कि जिसके चलते अनाज और बागवानी उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का पर्याप्त विकास नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ इफेक्ट बता दिया, इसका क्या हो गया, इसका परिणाम क्या होगा कि उपज का मूल्यवर्धन नहीं हो पाता है और किसान कम आय अर्जित करते हैं। और तीसरा कारण क्या है कि वही लॉजिस्टिक वाली, खेतों से बाजार तक कुशल और समय पर परिवहन की व्यवस्था अभाव होता है। तो इन संरचनात्मक कमियों के कारण किसानों को क्या होता है, भारी क्षति होती है। तो ये एक नया पैटर्न आज मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो आप, अगर आपको ये पैटर्न पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। आगे से क्वेश्चन अपन इसी फॉर्म में भी कर सकते हैं कि भाई एक ही क्वेश्चन को 3 पैटर्न में अगर लिखना पड़े तो किस तरीके आपको तुरंत करना है। और इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें, अभी से सोच के रखें, ताकि एग्जाम सेंटर में आपको कम से कम दिमाग लगाना पड़े। ठीक है।